नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने कक्षा 11 का जो पहला अध्याय है समुच्चय सेट, उसकी जो प्रश्नावली थी 1.1 उसका अध्ययन कर लिया था। आज अपनी इस क्लास के अंदर हम उसके अगले भाग यानी प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब पहला सवाल है रिक्त समुच्चय के बारे में। तो जब हमने समुच्चय संबंधित अपनी पहली क्लास ली थी तो उसके अंदर हमने रिक्त समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर हम उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव शामिल ना हो, मतलब उसके अंदर अवयव बिल्कुल होंगे ही नहीं, उसके अंदर अवयवों की संख्या बिल्कुल ही जीरो होगी, कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए हमने दो चिन्ह काम में लिए थे। एक तो केवल मंझला ब्रैकेट जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, और एक हमने चिन्ह काम में लिया था फाई। इन दो चिन्हों के द्वारा हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान रखना है कि रिक्त समुच्चय मतलब जीरो समझ के कभी भी मंझले ब्रैकेट के अंदर जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर जीरो लिखते हैं ये जीरो हमारे पास एक अवयव हो जाता है, तो ये हमारे पास जो समुच्चय है वो फिर रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा। तो कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसको दर्शाने केवल दो चिन्ह हैं, एक तो मंझला ब्रैकेट जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखते, और एक फाई। ध्यान रखना है कभी भी इस मंझले ब्रैकेट के अंदर फाई को भी नहीं लिखना है। अगर ये लिखते हैं तो फाई भी हमारे पास एक अवयव कहलाता है, तो ये हमारे पास रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है और वो अवयव क्या है? फाई। यहाँ पर भी एक अवयव है और वो अवयव क्या है? जीरो। यहाँ पर कोई अवयव नहीं है, मतलब ये रिक्त समुच्चय है और ये अकेला फाई। तो ध्यान रखना है या तो अकेले फाई के द्वारा दर्शाओगे या फिर मंझले ब्रैकेट के द्वारा जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव शामिल नहीं होता, दर्शाने के लिए दो चिन्ह काम में लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो सवाल है उसके अंदर से कौन कौन से रिक्त समुच्चय है हमारे पास। पहला है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कि विषम प्राकृत संख्या लेनी है लेकिन वो दो से भाज्य होनी चाहिए। अगर यहां से हम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखने जाए, यहां से हम केवल सेट लिख रहे हैं विषम प्राकृत संख्याओं का, सेट केवल किसके लिख रहे हैं? विषम प्राकृत संख्याओं का, तो वो हमारे पास हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे ये संख्या आगे की ओर बढ़ती रहेगी। हमें सवाल में पूछा है कि वो दो से भाज्य होनी चाहिए। क्या इस समुच्चय के अंदर कोई भी ऐसी संख्या है जो दो से भाज्य होगी? एक भी दो से भाज्य नहीं, 3 भी भाज्य नहीं, 5 भी भाज्य नहीं, 7 भी भाज्य नहीं, 9 भी भाज्य नहीं। मतलब जो भी विषम प्राकृत संख्या आगे की ओर आएगी वो कोई भी दो से भाज्य नहीं होगी। मतलब अगर दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं निकालनी है तो हमारे पास यहाँ अगर अवयव देखने जाएंगे तो एक भी अवयव नहीं मिलेगा। मतलब जो समुच्चय होगा, जो संग्रह होगा, वो पूरा का पूरा खाली होगा, कोई भी अवयव शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास रिक्त समुच्चय है, कोई भी अवयव शामिल नहीं, मतलब ये समुच्चय क्या है? रिक्त है। अगला सवाल है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो पहले हम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का अगर समुच्चय लिखेंगे जो संग्रह हमारे पास क्या आएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे ही चलती रहेगी। देखना ये हमारे पास अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन हमें कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखना जैसे ही हमने यहां पर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखा तो उसके अंदर हमारे पास एक ही केवल सम संख्या आ रही है, बाकी कोई भी सम संख्या नहीं है, और वो सम संख्या क्या है? 2 है। मतलब जब हमने इसका संग्रह लिखा, जब समुच्चय लिखा, तो हमारे पास एक ही सम संख्या बची और वो क्या है? 2। मतलब ये पूरा का पूरा खाली नहीं है। अगर हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखे तो वो पूरा खाली नहीं होगा, उसके अंदर केवल एक अवयव है, लेकिन एक भी तो अवयव शामिल है। और रिक्त समुच्चय तो क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता। अगर एक अवयव भी शामिल है तो वो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाता। यहाँ पर हमारे पास अवयव कितना आया? 1। तो जब इसका हम समुच्चय लिखेंगे तो वो समुच्चय अगर हम इसको ए माने तो उसके अंदर अवयव क्या लिखोगे? 2। क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये हमारे पास रिक्त समुच्चय नहीं है, ये हमारे पास अरिक्त है। रिक्त नहीं है, कैसा है? अरिक्त है। मतलब इसके अंदर कोई ना कोई अवयव शामिल है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है।
तीसरा कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान है वो 5 से कम है और 7 से बड़ा है। मतलब x प्राकृत संख्या लिखनी है, कहा है 5 से छोटी, तो 5 से छोटी का लिखे तो 1 2 3 4। यहां से तो हमारे पास ये मान आया, इससे अगर देखें तो हमारे पास मान क्या आया 1 2 3 और 4। दूसरा कहा है कि साथ ही साथ x का मान है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 से बड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 9 10 11, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जो 5 से छोटी होगी और 7 से बड़ी भी होगी, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अतः ये भी हमारे पास कैसा समुच्चय होगा? रिक्त। ऐसी कोई संख्या ही नहीं हो सकती जो 5 से कम भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए, ऐसी किसी संख्या का अस्तित्व नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा, तो ये समुच्चय हमारे पास कैसा हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अगला है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब कहा है रेखा कैसी है? समांतर है। रेखा कैसी है? समांतर है। मतलब एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये। अब समांतर रेखा है तो वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा ही नहीं। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो क्या उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा? उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जो दोनों रेखाओं के अंदर शामिल हो। अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इस प्रकार से तो ये उनका क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। अगर रेखा इस प्रकार से गुजर रही है ये उनका उभयनिष्ठ बिंदु है जहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है। लेकिन समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। मतलब अगर उनका अवयव लिखने जाओगे तो अवयव कोई भी नहीं होगा। मतलब ये वाला समुच्चय भी कैसा है? हमारे पास रिक्त है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अतः ये वाला समुच्चय भी हमारे पास क्या होगा? रिक्त। अगला है परिमित और अपरिमित बताना है। तो जब हमारी पहली क्लास थी समुच्चय संबंधित, तो उसके अंदर हमने परिमित और अपरिमित के बारे में भी पढ़ा था। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि परिमित क्या होता है कि जिसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। अवयव की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। जबकि अपरिमित मतलब अनिश्चित संख्या है, फिक्स संख्या नहीं है। संख्या कैसी है? अनिश्चित है। तो जब संख्या फिक्स होती है तो वो समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित। और जब अवयवों की संख्या अनिश्चित है, फिक्स नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है? अपरिमित। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो समुच्चय दिए गए हैं उसके अंदर से कौन कौन से परिमित हैं, कौन कौन से अपरिमित है। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। हमें पता है कि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, स्टार्ट करें तो कहाँ तक होगा? दिसंबर तक। अब इन 12 महीनों के अलावा कोई 13वां महीना नहीं होता हमारे पास। अगर कैलेंडर के महीने देखने जाए तो कितने होंगे? 12, जनवरी फरवरी मार्च, कहाँ तक? दिसंबर तक। मतलब इन 12 महीनों के अलावा कोई भी महीना नहीं है। मतलब अगर इसका संग्रह बनाए तो संग्रह के अंदर अवयव कितने होंगे? 12 होंगे। और वो जनवरी फरवरी मार्च, कहाँ तक होगा? दिसंबर तक। हमारे पास जो समुच्चय बनेगा यही बनेगा। इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है उनकी संख्या फिक्स है कि 12 ही रहेगी। जब अवयवों की संख्या फिक्स है मतलब निश्चित है, तो वो कैसा कहलाता है? परिमित कहलाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा परिमित। समुच्चय कैसा है? परिमित है। अगला है 1 2 3। अब ये संख्या आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय है। ये हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। तो प्राकृत संख्या कहाँ तक सीमित है हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो संख्या आगे की ओर बढ़ती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। अतः इसके अंदर जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट होंगे, उनकी संख्या फिक्स नहीं है। तो ये कैसा कहलाएगा? अपरिमित। अवयव की संख्या फिक्स नहीं है, एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित। अगला है 1 2 3 और 99 और 100 पर जाकर हो गया खत्म। मतलब प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है? 100 तक। मतलब 100 तक की प्राकृत संख्याओं का हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है। इसके अंदर अवयव कितने हैं? हमें पता है कि 1 से स्टार्ट किया, 100 पर खत्म हो गया, मतलब टोटल 100 एलिमेंट है। मतलब इसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या निश्चित है, फिक्स है। अतः ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परिमित। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक लेने हैं,
मतलब 101, 102, 103 इसी प्रकार से आगे की ओर चलता रहेगा। अब कहाँ पर खत्म होगा वो हमें पता नहीं है, मतलब इसके अंदर जो अवयव है इनकी संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अनिश्चित है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अपरिमित। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। हमें अभाज्य पूर्णांक लिखने हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो 99 से छोटे होने चाहिए। अब 99 से छोटे मतलब क्या हो जाएंगे, 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, 97, फिर 93 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा और अभाज्य पूर्णांक लास्ट में जाकर कहाँ पर खत्म होगा, 7, 5, 3, 2। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभाज्य पूर्णांक। मतलब इसको 2, 3, 5, 7 लास्ट में 93, 97 तक भी लिख सकते हैं, मतलब इनका क्रम आपस में बदले कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें कहा था 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे हमने अभाज्य पूर्णांक लिखे तो 97 से स्टार्ट हुए, फिर 93, फिर आगे और कोई संख्या आएगी अभाज्य संख्या, और लास्ट में जाकर खत्म कहाँ पर होगा, 2 पर। मतलब 2 पर जाकर खत्म हो गया, 2 से आगे की ओर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब इसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या निश्चित है। इसके अंदर जो भी अवयव होंगे उनकी संख्या क्या होगी, फिक्स होगी, उससे ज़्यादा इसके अंदर अवयव शामिल नहीं होंगे। मतलब अवयवों की संख्या फिक्स है, तो ये वाला समुच्चय क्या हो जाएगा, परिमित। ये हमारे पास कैसा समुच्चय है, ये हमारे पास परिमित समुच्चय है। अगला वापस परिमित और अपरिमित से संबंधित ही सवाल है। कहा है बताना है कि कौन कौन से परिमित है, कौन कौन से अपरिमित है। अब की बार कहा गया एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, कि हमें एक्स अक्ष बनाना है और उसके समांतर रेखा खींचनी है। तो वहां पर हमें जो समुच्चय प्राप्त होगा, क्या उसके अंदर जो अवयव होंगे वो फिक्स है या नहीं है। फिक्स है तो परिमित है और फिक्स नहीं है तो अपरिमित। अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब कहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है, तो आप एक्स अक्ष के समांतर यहां पर मर्जी हो उतनी रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वाई अक्ष भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ये रेखाएं भी बढ़ती रहेगी। मतलब रेखाओं की संख्या फिक्स नहीं है, ये अनंत तक बढ़ती ही रहेगी। पता नहीं कितनी रेखा होगी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब इसके अंदर जो रेखा है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो हमारे पास जो समांतर रेखाओं का समुच्चय होगा उसके अंदर जो अवयव होंगे वो बहुत सारे होंगे, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमित। एलिमेंट फिक्स नहीं तो अपरिमित हो जाएगा। अगला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है हमारे पास, तो A, B, C, D चलता रहेगा और लास्ट में जाकर कहाँ पर खत्म हो जाएगा, Z पर। मतलब इसके अंदर हमें पता है कि टोटल मिला के 26 लेटर होते हैं, 26 से ज़्यादा कोई भी लेटर नहीं आएगा, 27 लेटर होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब इसके अंदर जो अवयव है उनकी संख्या फिक्स है कि कितने रहेंगे, 26 रहेंगे। जब संख्या फिक्स है तो ये समुच्चय भी कैसा होगा, परिमित होगा। परिमित समुच्चय का उदाहरण है ये उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज मतलब 5 के गुणा वाली संख्या, तो 5 के गुणा वाली संख्या लिखे तो 5, 10, 15, 20। अब हमें ये नहीं कहा है कि उससे छोटी होनी चाहिए, केवल ये कहा है कि 5 के गुणा वाली संख्याएं लिखनी है। तो ये तो 20 के आगे 25, 30, 35, 40 ये तो चलता रहेगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो पता नहीं इसके अंदर कितनी संख्या होगी, उसकी कोई भी निश्चित मान नहीं है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमित। निश्चित अवयव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, कि जो पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनका समुच्चय लिखना है। अब पृथ्वी पर ही तो रहते हैं, मतलब उनकी संख्या तो निश्चित है, ऐसा तो नहीं कि अनंत है। उसकी में जानकारी नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उनकी संख्या निश्चित है। ऐसा तो नहीं कि अनंत संख्या है, अनंत संख्या नहीं है। जो जानवर है उनकी संख्या निश्चित है, उनकी हमारे पास गणना नहीं है। ये एक अलग बात है कि उनको हमने गिना नहीं है, लेकिन उनकी संख्या होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है। हम जानते हैं कि उनकी गणना हमने नहीं की है, लेकिन उनकी संख्या तो निश्चित है, और जिसकी संख्या निश्चित होती है, जिनकी संख्या फिक्स होती है, उसी को परिमित समुच्चय कहते हैं। तो जानवरों की हमें संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी संख्या निश्चित है, उनकी कोई फिक्स संख्या तो अवश्य होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। अगला है
मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का हमें समुच्चय लिखना है कि अगर हम एक्स एक्स और वाई एक्स बनाए तो मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजरेंगे। अब अगर हम मूल बिंदु से वृत्त गुजारे तो वृत्त क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने पहला वृत्त बनाया, ये बनाया, पहला वृत्त ये बनाया। अब अगर मैं इसकी त्रिज्या चेंज करूं तो ये वाला भी वृत्त हो जाएगा, फिर और त्रिज्या चेंज करें तो ये वाला भी वृत्त, फिर और चेंज करें तो ये वाला भी वृत्त। मतलब मूल बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। अगर उनकी त्रिज्या बदलते रहेंगे, वृत्त की क्या करे, त्रिज्या बदले, तो हमारे पास वृत्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये तो हमने केवल इस तरफ बनाया, अब चाहे तो ऊपर की ओर भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहां पर वृत्त बनाया, फिर वापस त्रिज्या चेंज की, यहां पर ये वृत्तों की संख्या बढ़ती रहेगी। अब चाहे तो आप इधर भी वृत्त बना सकते हैं, इधर भी वृत्त बना सकते हैं, केवल वृत्त है वो मूल बिंदु से ही गुजरना चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो वृत्तों की संख्या होगी जो मूल बिंदु से गुजरेंगे, उनकी कोई निश्चित मान नहीं है, उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। मतलब अगर संख्या निश्चित होती तो उसको हम परिमित कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही त्रिज्या बढ़ाओगे वृत्तों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो समुच्चय है ये हमारे पास हो जाएगा अपरिमित, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरने वाले अनंत वृत्त होंगे। अगला है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। दो भाग दिए हैं, कहा है a और b आपस में बराबर है या नहीं है। अगर देखना है कि अवयव एक समान है तो वो दोनों समुच्चय भी आपस में बराबर है, उनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना है कभी भी किसी अवयव की रिपीटेशन नहीं होती है, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो क्रम देखना है, क्रम उल्टा सीधा होगा चलेगा, लेकिन अवयव समान होने चाहिए। देखना a इधर है, b इधर है, a के अंदर a है, इधर भी a है, इधर b है, इधर भी b है, इधर c है, इधर भी c है, इधर d है, इधर भी d है। मतलब यहाँ पर a बराबर b है, क्योंकि जो चारों अवयव है वो एक दूसरे के समान है, केवल उनका क्रम बदला है, और समुच्चय में क्रम बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब a और b आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला है हमारे पास 4 8 12 16, इधर है 8 4 16 18। देखना इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर 16 है, इधर भी 16 है, लेकिन इधर 12 है, इधर 18 है, इधर 12 है और इधर क्या है, 18 है। देखना अवयव आपस में क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तीन अवयव तो समान है, लेकिन जो चौथा अवयव है वो एक में 12 है और एक में क्या है, 18 है। मतलब ये दोनों समुच्चय हैं वो इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। अगला है 2 4 6 8 10, इधर लिखा हुआ है सम धन पूर्णांक है और x का मान है वो 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटा है। ये हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि है। अगर इसे रोस्टर रूप लिखने जाए तो सम धन पूर्णांक होना चाहिए और x का मान है वो 10 के बराबर होना चाहिए या 10 से छोटा। अब सम धन पूर्णांक मतलब अगर पहला सम धन पूर्णांक लिखे तो वो आता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब कहा है 10 के बराबर रखो या 10 से छोटा रखो, 10 से बड़ा नहीं करना है। तो जो लास्ट इसका अवयव होगा वो क्या होगा, 10। तो इस समुच्चय निर्माण विधि को हमने रोस्टर रूप में चेंज किया, तो हमारे पास अवयव आए 2 4 6 8 10। देखना है क्या दोनों में अवयव समान है या नहीं। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, उसके अंदर 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर भी 6 है, उसके अंदर 8 है, इसके अंदर भी 8 है, उसके अंदर 10 है, इसके अंदर भी 10 है। मतलब यहाँ पर भी ये दोनों समुच्चय आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगला है कि x संख्या 10 का एक गुणज है, कि x कोई संख्या है वो 10 का क्या है, गुणज। और यहाँ पर दिया है 10 15 20 25 30। अगर इसको हम रोस्टर रूप के अंदर चेंज करें तो कहा है कि जो संख्या है वो 10 का गुणज है, मतलब 10 के गुणा वाली संख्या है। तो क्या हो जाएगी 10 20 30 40, ऐसे ही संख्या आगे की ओर चलती रहेगी। जबकि b बराबर दिया है 10 15 20 25 30। देखना 10 इधर भी है, 10 इधर भी है,
20 इधर भी है, 20 इधर भी है, 30 इधर भी है, 30 इधर भी है। लेकिन यहाँ पर एक अवयव 15 भी है, 25 भी है, लेकिन यहाँ पर न तो 15 है न ही 25 है। मतलब यहाँ पर कुछ अवयव मौजूद नहीं है जो इसके अंदर मौजूद है, मतलब अवयव आपस में समान नहीं है। जब अवयव आपस में समान नहीं है तो A नॉट इक्वल टू B, मतलब A और B है वो आपस में समान नहीं है। अगला, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। देखना है कि A और B आपस में बराबर है या नहीं है। A दिया है 2 और 3 और B दिया हुआ है कि x है वो समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। कि इसका जो हल निकालोगे वो अगर 2 और 3 आता है तब तो दोनों आपस में बराबर है, और अगर इसका हल निकालने पर 2 और 3 नहीं आते तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको अगर हमें रोस्टर रूप में चेंज करना है तो पहले हमें इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो समीकरण लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके मध्य वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। बीच वाले पद को तोड़ोगे तो बीच वाले पद के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उनका गुणा करने पर तो कितना आ जाए 6, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। जोड़ोगे तो वापस 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6। तो इसके अगर हम टुकड़े ढूंढने जाएं तो टुकड़े हमारे पास होंगे 2x प्लस 3x। 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो वापस 5 आएगा। आप इसको 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, इनका क्रम बदलेंगे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और प्लस में कितना है 6 बराबर में 0। कॉमन लेंगे x, क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन आएगा 3, x प्लस 2 बराबर 0। अब इनमें से अगर कॉमन ले तो हमारे पास आएगा x प्लस 2, इधर बचेगा x, इधर बचेगा 3 बराबर 0। दोनों को अगर 0 के बराबर रखे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान एक तो आया हमारे पास माइनस का 2। एक अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। मतलब हमारे पास अगर इसके हल देखें तो हल के रूप में क्या आया है, एक तो आया है माइनस का 2, एक आया है माइनस का 3। मतलब अगर हम b को यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखने जाएं तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3। क्या ये आपस में बराबर है? देखना इधर जो 2 और 3 है वो प्लस के हैं और इधर 2 और 3 है वो माइनस के हैं, मतलब a और b आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखोगे a नॉट इक्वल टू b, क्योंकि जब हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास जो x के मान आए वो आए माइनस का 2 माइनस का 3, जबकि a बराबर दिया था 2 और 3, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो a नॉट इक्वल टू b। अगला है कि शब्द है फॉलो का एक अक्षर। समुच्चय निर्माण विधि में दोनों लिखे हुए हैं। देखते हैं इनको रोस्टर रूप में बदल लेंगे तो हमारे पास अवयव क्या आते हैं। अगर a को चेंज करने जाए, a के लिए कहा गया है कि x है वो शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो के हमें अक्षर लिखने हैं। अब जब भी अक्षर लिखते हैं तो किसी भी अक्षर की रिपीटेशन नहीं करते हैं, अक्षर को केवल एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला लिखा f, फिर दूसरा लिखा o। अब o 2 है तो लेकिन लिखोगे केवल एक बार, फिर l है 2 है लेकिन लिखना एक बार ही है, और फिर w। तो हमारे पास जो अंदर लेटर आए वो आए FOLW। अब b को भी जरा चेंज करते हैं। b के लिए कहा है कि y है वो शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। अब वॉल्फ के अक्षर लिखते हैं, एक हो जाएगा W, एक हो जाएगा O, एक हो जाएगा L और एक हो जाएगा F। चारों अक्षर अलग अलग है तो चारों को लिखेंगे। अब देखना है कि A और B आपस में बराबर है या नहीं है। देखना इधर भी F है, इधर भी F है, इधर भी O, इधर भी O, इधर L, इधर भी L, इधर W, इधर भी W। मतलब जो चारों अंदर के जो अवयव है वो आपस में समान है। इसका मतलब जो समुच्चय A है
वो समुच्चय बी के बराबर है। समुच्चय ए है वो समुच्चय बी के बराबर है। अगला छठा सवाल, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन करना है। हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये कुछ समुच्चय दिए गए हैं। इसके अंदर से हमें समान समुच्चयों का चयन करना है। उसके अंदर से वो समुच्चय लिखने हैं जो आपस में समान हैं। देखते हैं ए किसी के बराबर है या नहीं है। 2 4 8 और 12, 2 4 8 12 ए के अलावा किसी के अंदर मौजूद नहीं है, तो मतलब ए को लेने से कोई मतलब नहीं है, ए किसी के समान नहीं है। अब बी 1 2 3 4, अब देखना इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2, इधर 3, इधर भी 3, इधर 4, इधर भी 4, मतलब बी और डी आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ से समान समुच्चय लिखने थे, तो एक तो आ गया हमारे पास बी और डी, एक समान समुच्चय तो आ गया बी बराबर डी। अब ए को तो हमने चेक कर लिया, वो तो है नहीं। अब बी और डी भी बराबर आ गए, तो इनको चेक करने से मतलब नहीं है। अब सी को चेक करते हैं, 4 8 12 14, इसके बराबर कोई भी समुच्चय नहीं है, मतलब इसको भी चेक करने से मतलब नहीं। अगला है ई, -1 और 1, देखना -1 इधर, -1 इधर, 1 इधर 1 इधर, मतलब ई और जी है वो भी आपस में क्या है, बराबर है, तो हो जाएगा ई बराबर जी। ये भी समान समुच्चय है। ये 0 और ए, ये 0 और 1 आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमारे पास जो ये 8 समुच्चय दिए गए हैं, इसके अंदर बी और डी आपस में बराबर है और ई और जी आपस में बराबर है, मतलब ये समान समुच्चय हैं और ये भी समान समुच्चय हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली थी 1.2 वो यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोरल बूस्ट काम करता है, जिससे हम और भी अधिक क्वालिटी और बेहतर गुणवत्ता के साथ में आपके सामने वीडियो लेकर आ पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।